हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 48 पर उदाहरण 3 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं उदाहरण 3 में लिखा है दो रेल पटरियां समीकरणों x धन 2y ऋण 4 बराबर 0 और 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रेल पटरियां रेखाओं की तरह सीधी हो सकती हैं और यहाँ पर जो समीकरण दी गई हैं उसमें दो चरों का प्रयोग है और दोनों ही चरों की घातें एक ही हैं। ऐसे में हम यह कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ये दोनों ही समीकरण दो चरों में रैखिक समीकरण हैं और जब इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ लेंगे तो हमें दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त होगा। तो इसी स्थिति को ज्यामितीय रूप में अर्थात ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए इस उदाहरण में कहा गया है। तो हम इन दोनों ही समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिख लेते हैं और पहली समीकरण को 1 से और दूसरी समीकरण को 2 से दर्शाते हैं। अब प्रत्येक आप जानते हैं जब ग्राफीय रूप में हमें रैखिक समीकरणों को निरूपित करना होता है तो हम क्या करते हैं, यह हम इससे पहले उदाहरण 1 उदाहरण 2 में भी सीख चुके हैं और उससे पूर्व भी हम सीख चुके हैं कि रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं। और हम जानते हैं कि प्रत्येक रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा होती है। तो यहाँ पर पहली समीकरण के लिए सारणी प्राप्त की गई है। आप देख रहे हैं पहले कॉलम में x और y लिखे गए हैं, जहाँ पर दूसरी पंक्ति में y बराबर 4 ऋण x बटे 2 लिखा गया है, जो कि पहली वाली रैखिक समीकरण से प्राप्त किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम y का मान ज्ञात करना चाहें तो ऐसी स्थिति में हम 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे जो धन में हो जाएगा और x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ऋण x के रूप में जाएगा, तो 4 ऋण x हो जाएगा। वही 4 ऋण x यहाँ पर अंश में दिखाया गया है। और y को जब अकेला करेंगे तो इसके साथ गुणा में जो 2 है उसे भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो भाग में जाएगा। तो इस प्रकार y बराबर 4 ऋण x बटे 2 प्राप्त होगा। और फिर चर x को 2 मान दिए गए हैं यहाँ पर, या ये कह सकते हैं कि पहले वाले चर x को पहले 0 मान दिया गया है और उसके संगत y का मान निकाला गया है। तो इसे निकालने का तरीका भी आप जानते हैं। यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे, 4/2 होगा और फिर हमें 2 प्राप्त हो जाएगा y का मान। और दूसरा मान जो प्राप्त किया गया उसमें हम यह कह सकते हैं कि x को x बराबर 4 ना लेकर y बराबर 0 लिया गया है। तो y बराबर 0 जब यहाँ पर हम लेंगे तो 2 इधर की तरफ आएगा y की तरफ, तो 2 और 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और 4 ऋण x बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। और फिर x ऋण वाला जो है वो बाईं तरफ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा यानी धन का x हो जाएगा और x बराबर 4 मिलेगा। वही x बराबर 4 यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार हमें पहली समीकरण से जो सारणी प्राप्त हुई उसमें उसके संगत हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हुए 0,2 और 4,0, क्योंकि आप जानते हैं जो निर्देशांक बिंदुओं के लिखे जाते हैं वो x, y करके लिखे जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इसे पहले बिंदु के निर्देशांक कहेंगे कि 0,2 है और दूसरे बिंदु के निर्देशांक 4,0 है। इसी प्रकार दूसरे रैखिक समीकरण से भी हमें सारणी प्राप्त होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं x तो ऐसे ही लिखा गया है, फिर y का मान प्राप्त किया गया है 12 ऋण 2x बटा 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे यानी दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 12 हो जाएगा और इस 2x को भी जब दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 2x हो जाएगा, तो 12 ऋण 2x बन जाएगा और 12 ऋण 2x यहाँ पर अंश में लिखा गया है। y के साथ 4 गुणा में है और इस 4 को जब दाईं तरफ ले जाएंगे तो भाग में जाएगा और इसीलिए बटे 4 हुआ है।
यहाँ पर भी पहले x का मान 0 लिया गया है और उसके संगत मान 3 प्राप्त किया गया है y का, और फिर y का मान 0 लिया गया है और उसके संगत x का मान प्राप्त किया गया 6। इस प्रकार दूसरे रैखिक समीकरण के लिए जो हमें बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो 0,3 और 6,0 प्राप्त हुए हैं। अब अगर इन्हें हम इन सभी बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दर्शाएं तो हम कैसे दर्शाएंगे उसे आप देख सकते हैं कि 0, 2 हम दर्शाना चाहते हैं तो 0 भुज है और मूल बिंदु से हम दूरियों को मापते हैं, इसलिए 0 जब हम दूरी लिखेंगे तो हम मूल बिंदु O पर ही रह जाएंगे, ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे ना दाएं ना बाएं, हम O पर ही रहेंगे। तो 0 भुज हो जाए वाली स्थिति वो हो जाएगी, तो बिंदु O पर रहेंगे। फिर उसके बाद कोटि देख रहे हैं धन का 2 है, तो धन का 2 हमें यह बताता है कि हमें y अक्ष पर या y अक्ष के समांतर धन दिशा में बढ़ना है। धन दिशा में बढ़ने का मतलब y अक्ष पर या y अक्ष के समांतर का मतलब है कि ऊपर की ओर बढ़ना है, x अक्ष से मूल बिंदु से ऊपर की ओर या x अक्ष से ऊपर की ओर हमें ये दूरी तय करनी है। तो हम चूंकि मूल बिंदु पर ही हैं इसलिए 2 इकाई ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 0,2 बिंदु प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो दूसरा बिंदु है 4,0 अगर हम दर्शाना चाहते हैं तो 4 भुज है, यानी मूल बिंदु O से 4 जो है वो धन चिन्ह के साथ है, इसलिए हम धनात्मक दिशा में 4 इकाई दूरी तय करेंगे, यानी x अक्ष पर धन दिशा में यानी दाईं ओर 4 इकाई दूरी तय करेंगे और हम यहाँ पर इस बिंदु पर पहुँचेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कोटि 0 है, कोटि 0 है, इसलिए हमें ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है और वहीं का वहीं रह जाना है, यानी ये 4,0 जो है वो S बिंदु हो जाएगा। उसे हम S से दिखा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर S लिख दिया गया है। तो इसके S बिंदु के निर्देशांक 4,0 हो जाएंगे और यहाँ पर R बिंदु माना गया था इसको, तो ये 0,2 R बिंदु हो गया। इस प्रकार जो पहला रैखिक समीकरण था उसका ग्राफ हमें RS सरल रेखा के रूप में मिल गया। जब हम R और S को मिला देते हैं तो एक सरल रेखा हमको मिलती है, वही सरल रेखा पहली रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण हुआ और इस प्रकार हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो गई। हमने यहाँ पर लिख दिया x धन 2y ऋण 4 बराबर 0, क्योंकि ये इसी रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण है, तो इस प्रकार लिख दिया। इसी प्रकार हम दूसरी सरल रेखा का भी ग्राफीय निरूपण प्राप्त कर लेते हैं। 0,3 को जब हम निरूपित करेंगे तो वह हमें यहाँ पर मिलेगा, उसे इन्होंने बिंदु P के नाम से दिखाया है। और 6,0 जो दूसरा बिंदु है, 6,0 जो दूसरा बिंदु है उसे दिखाने के लिए या निरूपित करने के लिए जब हम निरूपित करेंगे तो हमें Q बिंदु प्राप्त होगा जो कि यहाँ पर होगा। और तो 6,0 इस प्रकार हम प्राप्त कर लेते हैं। और जब P और Q को हम मिलाते हैं तो हमें ये PQ सरल रेखा प्राप्त होती है। यह दूसरी रैखिक समीकरण के लिए दूसरी रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण है और इसलिए हम यहाँ पर दूसरी समीकरण को इसी सरल रेखा के ऊपर लिख देते हैं। 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0। तो इस प्रकार हमें 2 सरल रेखाएं यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं और ये दोनों ही सरल रेखाएं समांतर हैं। आप देख रहे हैं दोनों के बीच अंतर समान है, इन्हें हम चाहे जहाँ बढ़ाएंगे ये कभी नहीं मिलेंगी। तो हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो जो देखे हैं और सुने हैं उसमें आपने देखा क्या कि तीसरी वाली कंडीशन में आप देख रहे हैं कि 2 समांतर रेखाएं मिल रही हैं और ये जो तल कहलाता है ये कार्तीय तल कहलाता है, जिसमें x अक्ष और y अक्ष होते हैं, वो कार्तीय तल कहलाता है। तो कार्तीय तल में 2 रेखाएं हमें ऐसी प्राप्त हुई जो समांतर है। और इससे पहले वाला जो उदाहरण था उसमें हमें 2 संपाती रेखाएं प्राप्त हुई थी। देखिए ये पेज संख्या 47 पर है और आकृति 3.3 में हमें जो ग्राफ प्राप्त हुआ था उसमें 2 सरल रेखाएं एक दूसरे पर इस तरह से
आपतित होती हैं कि एक दूसरे को ढक लेती हैं, तो हम कहते हैं कि दोनों सरल रेखाएं संपाती हैं। और आप देख रहे हैं दो रेखाओं के समीकरण यहाँ पर लिखे गए थे, 4x धन 6y बराबर 18 और 2x धन 3y बराबर 9। इन दोनों ही समीकरणों का जब हम ग्राफीय निरूपण करते हैं तो हमें एक ही सरल रेखा प्राप्त होती है। और ऐसे में हम यह मानते हैं कि दोनों समीकरणों से जो दो सरल रेखाएं प्राप्त हुई वो वास्तव में परस्पर संपाती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार गिर रही हैं या आपतित हो रही हैं कि एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले रही हैं। और यहाँ पर भी एक आयतीय तल है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दो सरल रेखाएं एक ही तल में जो होती हैं वो तो तीसरे उदाहरण में हमें समांतर रेखाओं के रूप में मिली, और इस उदाहरण में हमें परस्पर संपाती के रूप में मिल रही हैं। और जो पहला उदाहरण था उसमें आप देख रहे हैं आकृति 3.2 में, जो कि आपकी किताब में पेज 46 पर है, आकृति 3.2 में यहाँ पर भी कार्तीय तल है। और कार्तीय तल में दो रेखाएं आप देख रहे हैं AB और PQ, और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो जो हमने उससे भी पहले या इसी वीडियो में जो पहला वीडियो था इससे संबंधित, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब एक ही तल में दो रेखाएं होती हैं तो उसमें तीन स्थितियां या तीन संभावनाएं होती हैं सरल रेखाओं की। पहले में क्या होता है कि वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, दूसरा वो एक परस्पर समांतर हो सकती हैं, तीसरा वो एक दूसरे पर संपाती हो सकती हैं, परस्पर संपाती हो सकती हैं। तो यही तीनों स्थितियां हमें तीनों उदाहरणों में देखने को मिली हैं और इसका हम आगे उपयोग करेंगे। अब इस वीडियो में आपने समांतर रेखाएं किस तरह से प्राप्त हो जाती हैं एक ही तल में, वो आपने देखा। अब जो प्रश्नावली 3.1 है पेज 49 पर आपकी किताब में, उसमें जो तीसरा प्रश्न है उसे आपको करने का प्रयास करना है इसी उदाहरण 3 के आधार पर। और यदि कहीं कोई परेशानी आती है तो आपको पूछना है। तो आपके लिए होमवर्क हो गया कि या गृह कार्य हो गया कि आप प्रश्नावली 3.1 के तीसरे प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई परेशानी आती है तो आप अवश्य पूछेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।